लोगों का पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। सामने आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है आपका सिलेबस। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, इस पेपर में आप लोगों के लिए खास बात क्या होगी, जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इसमें रेगुलर जो आप लोगों का स्टाइल होगा वो कम होगा। रेगुलर का मतलब है आपको 4 ऑप्शन दिए, मैंने कहा इन 4 में से आपको एक बताना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कम मिलेंगे। क्लास को आगे करने से पहले पूछूंगी कि आप लोगों को भाषा में क्या ठीक रहेगा, बाइलिंगुअल या आप लोगों को प्योर इंग्लिश में चाहिए या आपको प्योर हिंदी में चाहिए? बाइलिंगुअल। तो जो मैं बोल रही हूँ उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, कंफर्टेबल हो? चलिए, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक को निशान लगाने वाले कम मिलेंगे, बल्कि अब तो ये ट्रेंड रहा ही नहीं। मेन ट्रेंड आप लोगों के लिए क्या है, इसको हम कहते हैं MSO, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन। मैंने अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी को देखना होगा, मैं आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट दूंगी, पर आपको कहूँगी इनमें से आप लोगों को जोड़े चुनने होंगे जो आपके बिल्कुल रेलेवेंट होंगे। यानी कि मैंने A से लेकर G तक आपको पॉइंट बना के दे दी। मैंने कहा आपको बताना है एक एडोलेसेंट लर्नर के लिए कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आपको वहाँ पर अब A से लेकर G तक पढ़ने पड़ेंगे। उसमें आप लोगों को मार्क करना होगा कौन सा आपका बनेगा, कौन से आपको रूल आउट करने पड़ेंगे। अगर 4 में से एक करना हो, बड़े आराम से निकाल लोगे आप, क्योंकि लोगों ने बड़े वीडियो बना रखे हैं। आइए आपको बताए सटीक तुक्का लगाने की क्या ट्रिक है। वो सब अपने आप में बकवास है, वो अपने आप में व्यूज़ बनाने का तरीका है। हर इंसान को लगता है कि मेरे को कोई शॉर्टकट बता दे। शॉर्टकट आपको कुछ भी नहीं है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा अपने आप में। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 से 6 लेकर आप चलिए कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे ही आप लोगों को रिसर्च में भी मिलेंगे। पर मैं मेनली आप लोगों का टीचिंग वाला पार्ट ही करवाऊंगी। इसमें पहला है टीचिंग का पार्ट। टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जुड़वा भाई है, वो है आपका लर्निंग का पार्ट। अगर आपकी टीचिंग बढ़िया होगी तो लर्निंग आपकी खुद ब खुद होगी। हर टीचिंग को पहचानने का मापदंड क्या है कि अगर आप बढ़िया पढ़ा कर आए हैं, बच्चों के भेजे में बढ़िया घुसेगा। ये अलग बात है कि लर्निंग आपकी कई तरीकों में हो पाएगी। लर्निंग आपकी फॉर्मल भी है, जो आप इस बंद क्लासरूम में एक आदमी आके खड़ा है, बोल रहा है, सब उसको सुन रहे हैं, कोई ताक रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन लर्निंग जो है वो आपकी कई रूपों में हो पाएगी। यहाँ पे जो कर रहे हो वो फॉर्मल है, लेकिन आपकी वो भी लर्निंग है जो आप लोग लेकर आए हो क्लास में। वो आपने जो अपने घरों में सीखा, जो समाज में सीखा, वो भी आपकी लर्निंग है, पर वो कहलाएगी आपकी इनफॉर्मल। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने फॉर्मल वे में नहीं करा होगा, ऐसे भी होंगे। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस में करा है, हमने डिस्टेंस एजुकेशन में करा है, वो अपने आप में कहलाएगी आपकी नॉन फॉर्मल। तो जहाँ पे नॉन फॉर्मल होगा वहाँ कर आप लोगों का स्ट्रक्चर इतना टाइट नहीं होगा कि इतने टाइम के ऊपर आपको ये करना होगा। वहाँ पर आपके लिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप चीज़ों में आपको रियायत मिलेगी। समझ आई बात? तो लर्निंग आपकी कई रूपों में है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मल पे भी आएंगे, इनफॉर्मल पे भी आएंगे, नॉन फॉर्मल पे भी आएंगे। और आज का अगर हम ट्रेंड देखें, आज के ट्रेंड का मतलब अगर हम NEP की बात करें तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका सिंक्रोनस और आपका एसिंक्रोनस। आपने देखा होगा पहले ये क्वेश्चन नहीं आया करते थे। 2019 के टाइम से ये चीज़ें आपको पता होगी कि कुछ सिलेबस में बदलाव हुए थे, ठीक है। तो तब ये कुछ चीज़ों को ऐड किया गया, जहाँ पर हमने देखा कि ऑनलाइन हुआ, ब्लेंडेड हुआ, हाइब्रिड हुआ। तो ये टर्म्स अब आप लोगों को जब से ये ऑनलाइन पेपर्स भी शुरू हुए हैं तब से देखने को मिलेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग हुआ, हाइब्रिड लर्निंग हुआ, और यही चीज़ आप लोगों के इवैल्यूएशन में भी है कि आपका ऑनलाइन इवैल्यूएशन, जैसे आपका ऑनलाइन पेपर होता है उसी प्रकार आप लोगों का ऑनलाइन इवैल्यूएशन होगा। पर एक बात अच्छी है, सटीक होगा। आप लोगों से पूछूंगी आपको कौन सा बढ़िया लगा,
अगर आप में से किसी ने पहले भी दिया हो, ऑनलाइन मोड आपको अच्छा लगता है या ऑफलाइन? ऑफलाइन। हाथ खड़ा करेंगे। ऑफलाइन के पक्ष में क्या कहना चाहोगे आप लोग? क्यों बढ़िया लगा आप लोगों को ऑफलाइन करना? बैरियर नहीं है। टाइम पैनिक नहीं होता, जो टाइम देखता है ना वो पैनिक ज़्यादा होता है, तो जो माइंड में रहता है वो भी तरह से स्किप होने का मैम कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। फेस टू फेस मैम जो कंसेप्शन होता है ना वो ऑनलाइन में क्लियर होता है, ऑफलाइन वो तो लग रहा है कि आप लोग जो यहाँ पर आके बैठे हो पढ़ने के लिए, आपके ऑनलाइन बैच खूब मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर आके क्लास में बैठे हैं। आपको लग रहा है कि टीचर आएगा और वो पढ़ाएगा और आपके डाउट को क्लियर करेगा। मैं भी आप लोगों की बात से सहमत हूँ, होना भी यही चाहिए आप लोगों का। और यहाँ पर सभी लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपर करना आता भी नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन लोगों को कई बार सर्वर का भी चक्कर आ जाता है, आपका सर्वर डाउन हो गया, एक सेंटर पे प्रॉब्लम हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार एक सेंटर के चक्कर में पूरा पेपर दोबारा करवाए, कई बार नहीं भी होता है। और जो क्लैरिटी आप लोगों को, जैसे इन्होंने कहा, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर मुझे पीडीएफ में पढ़ना भी हो ना, मेरे को समझ नहीं आता मैंने आगे वाले पेज में क्या पढ़ा था, क्योंकि जब तक आप स्क्रॉल करोगे आपके लिए अटेंशन आपका डाइवर्ट हो जाता है। जैसे ही आपको लगा हाँ पीछे मैंने एक लाइन पढ़ी थी, मैं स्क्रॉल करने जाऊंगी और कई बार आपको पता ही है वो इतना पीछे चला जाएगा कि आप जब तक उसको लेकर आओगे वो पेपर तो आ जाएगा, पर आपके दिमाग की जो अटेंशन थी ना वो हिल चुकी होती है। और जब आप हार्ड कॉपी में पढ़ रहे होते हो ना, आप पेज पे जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हो, आगे बढ़ते हो। इसी प्रकार जब आपका पैसेज आएगा, आप पैसेज पढ़ रहे होते हो ना, चाहे वो आपको हर क्वेश्चन पे दोबारा पैसेज दे रहा है, और आपका दिमाग की एक प्रोग्रामिंग है, सामने जो लिखा है वो मेरे को पढ़ना है। आप एक पैसेज को बार बार पढ़े जा रहे हो और आप उसकी जो गहराई है ना उसको छोड़ जाओगे। आप पैसेज तो पढ़ जाओगे, यानी कि आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगी कि रिपीटेडली यू आर रीडिंग आउट द सेम पैसेज, बट उस पैसेज में जो वो क्वेश्चन को लेकर पूछ रहा था, वो जो मेरे को स्कैनिंग करनी थी कि मेरे को इसी पॉइंट के ऊपर आना था, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी। आप स्किमिंग करके तो आ जाओगे, पर स्कैनिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा भी मानना है कि चाहे आप लोगों की कोचिंग हो या आपका पेपर हो सकता है आने वाले टाइम में अगर सरकार को थोड़ी होश आ जाए, और टीसीएस का जो काम है वो भी आप लोगों को पता ही है किस प्रकार के क्वेश्चन ये बना रहे, पर अगर पेपर आपका ऑनलाइन होता है तो एक काम जरूर कर लेना, ऑनलाइन में रिजल्ट आपका ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें जो पहली शिफ्ट को पेपर आया है, बाकी शिफ्ट को बहुत सारा पेपर वही मिलेगा। इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में सेट है। अगर एक शिफ्ट में मान लीजिए आपका एक दिन में 3 शिफ्ट लगी है, पहली शिफ्ट का जो पेपर में आया है क्वेश्चन, अगर उसमें पूछा है कि एडोलेसेंट लर्नर के क्या पॉइंट होंगे, अगली को आएगा कौन सा नहीं होगा, तीसरे में उसी चीज को घुमा के दे देगा क्वेश्चन को ए और आर पर, एसर्शन के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। क्वेश्चन वही रहेगा, डिफिकल्टी लेवल उनका वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा। अगर उन्होंने ऑनलाइन मेथड के ऊपर पूछा है, हर एक को मिलेगा, एक को पॉजिटिव में पूछेगा, एक को नेगेटिव में पूछेगा, एक को ऑप्शंस में पूछेगा, एक को एसर्शन के ऊपर पूछेगा। लेकिन कभी-कभी नहीं भी रहता है, जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नहीं, मैं केवल जनरल पेपर में देख रही हूँ। मेनली ट्रेंड ये है कि अगर आपका ऑनलाइन पेपर आता है, जिनको शुरुआत में पेपर मिलेगा उनके लिए पेपर डिफिकल्ट रहता है, लेकिन वही जब आखिरी वाली शिफ्ट को पेपर मिलता है ना, वो लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको काफ़ी पता चल चुका होगा कि पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं आप लोगों का। बेटा सिलेबस यहाँ से हट गया क्या अब? अच्छा, आगे है, ये भी बात सही कह रहे हो, बहुत अच्छी आपने ये बात बोली है। डिस्प्ले का क्या है, एक प्रॉब्लम तो ये है, पढ़ाने वाले के तौर के ऊपर भी बोलूं, आज टीचर भी पढ़ा के राजी नहीं है। टीचर को भी क्या लग रहा है, पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगी, सबके फ़ोन के ऊपर आ गई, हर एक को लगता है अच्छा मेरे फ़ोन में आ गई ये पीडीएफ ना हो गई, पता नहीं कौन सा प्रसाद बटा है जो मिल गया है। लेकिन जो टीचर अपने हाथ से लिख रहा है ना, और आप जब अपने हाथ से लिख रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, अनकॉन्शियसली आपकी लर्निंग हो रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं स्कूल में भी, अगर आप स्कूल में आए भी है ना, अगर आपके 90% या 75% आप आए भी है, और मान लीजिए आप किसी इम्तहान के अंदर रह भी रहे, आप अगर आए हैं तो उसके भी आपको नंबर देके आपको कवर कर दिया जाए, क्योंकि जब आप क्लास में बैठ गए हो ना,
तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अंदर गया है, हमें वो निकलवाना नहीं आया पेपर में, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने परफॉर्म नहीं करा तो आपकी लर्निंग नहीं हुई। दो बातें हैं, एक है लर्निंग और एक है परफॉर्मेंस। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, इसी की थ्योरी करवाऊंगी। लर्निंग के माने क्या होंगे, आप क्या कहेंगे? लर्निंग अपने आप में क्या है? एक छोटी सी अपनी जनरल परिभाषा बोलना। किसी भी चीज़ को सीखना, ऐसा नहीं कि कोचिंग में सीखे, स्कूल में सीखे, हर जगह सीखा है। सीखना है। आप क्या कहोगे बेटा? और टेक्निकली लर्निंग की क्या परिभाषाएं लोगों ने दी है, उसका एक निचोड़ अपने शब्दों में अगर कोई देना चाहे कि लर्निंग अपने आप में क्या है? चीज़ों को ऑब्जर्व करना। चलिए एक ये भी बात लेकर चल लेते हैं कि आपने कहा चीज़ों को ऑब्जर्व करना। सही रूप में लर्निंग को ये माना जाता है कि जो आपका बिहेवियर में बदलाव आएगा। लर्निंग अपने आप में, बेटा इंग्लिश में लिखना है हिंदी में लिखना है ये बता दो? दोनों में लिखना है? चलो एक काम करूंगी, मैं इंग्लिश में लिखते हुए हिंदी में बोलती चली जाऊंगी, ठीक है? तो अधिगम के मायने है व्यवहार में सापेक्षिक रूप से परिवर्तन आना। जैसे मैं कर रही हूँ ना, एक बार करके देखना, बोलना इंग्लिश में और लिखना हिंदी में। व्यवहार में सापेक्षिक रूप से परिवर्तन आना, इस बात को बहुत लोगों ने माना। अब ये परिवर्तन आता कैसे है? ये किसी भी चीज से आ सकता है। हो सकता है कि आपके अनुभव क्या रहे हैं, हो सकता है आपको किस प्रकार का अभ्यास दिया गया है, कैसा आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन सभी चीजों के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा। एक बात पूछूंगी, जो मैंने लिखा इसका निचोड़ क्या बनेगा कि जो आप में चेंज आया, क्या यह चेंज अपने आप में टेम्पररी होगा? क्या ये चेंज अपने आप में परमानेंट होगा? 1, 2 मेरा ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, नन। ठीक है, तो आंसर बना आप लोगों का बोथ। आप बताएंगे क्या बनेगा? आंसर बन गया जो हम लोग निशान नहीं लगाते हैं। हम कहते हैं होना तो चाहिए भाई, टीचर ने कुछ लिखा है, कुछ तो निकलेगा इसका। मैडम कह रही कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ भी नहीं निकलेगा, ये नन है। वो इसलिए एक छोटा सा बारीक वर्ड है, वो बारीक वर्ड ये कह रहा है कि ये रिलेटिवली चेंज है। रिलेटिवली चेंज का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अभी आ रहे थे, आपका कोई झगड़ा हो गया, भगवान ना करे हो गया, खुदा ना खास्ता हो गया झगड़ा। अब आप क्लास में आई हैं, आप उखड़ी हुई हैं, मैं पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, आप कह रही मैडम समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर पढ़ाई जा रही है, बोले जा रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि आपका अभी झगड़ा हुआ, आप इमोशनली थोड़ी डिस्टर्ब हुई, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपका जो अटेंशन था वो आपका फोकस नहीं हो पा रहा, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ सामने वाले ने मुझे कैसे बोल दिया, तो आप मेरी क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। आपके व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन वो जो व्यवहार में परिवर्तन है वो अपने आप में लर्निंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएगी, हो सकता है जो टीचर को आप फीडबैक देके गए 10 में से 0, थोड़ी देर के बाद आपको 10 में से 9 नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका अटेंशन आया, तो जो आपके साथ था वो बिल्कुल टेम्पररी चेंज था, वो अपने आप में एक स्पर ऑफ अ मूवमेंट था कि थोड़ी देर में परिस्थितियां बदली और अचानक आपके दिमाग में कुछ और बात बैठी और आपको एकदम से एक चेंज आप में आया जो आपका गुस्सा भी हो सकता है। कई बार आप लोग बीमार होते हैं, आपको बीमारी के कारण मूड अच्छा नहीं है, आपको मैं कोई ना स्किल सिखाना चाह रही हूँ, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, मेरे को इसका तो बिहेवियर ही बिल्कुल ख़राब हो गया, यानी कि मैं कहूँ कि इसकी लर्निंग ऐसी प्रकार की है नहीं। वो जो भी चीज़ आपके व्यवहार में आया है बीमारी के कारण, वो अपने आप में टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद वो बदल जाएगा।
तो जो भी अपने आप में बिल्कुल टेम्पररी है, क्षणिक होगा, वो कभी लर्निंग के दायरे में नहीं होगा। अगर आपका लर्निंग के दायरे में है तो ये कम से कम कुछ समय तक, यानी कि मैं कहूं कि आप यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आए, आपके साथ मेरी क्लासेस 12 दिन हुई, 12 दिन का मतलब है 1 महीना हो गया, ऑल्टरनेट डेज पे चली। ऑल्टरनेट डेज के बाद मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए टीचिंग एप्टीट्यूड के। पहले उस क्वेश्चन को करने में आपको लग रहे थे 10 मिनट। मान लीजिए आप लोगों को अगर मैं पढ़ाने में सफल हो गई, आपको लगा 1 मिनट, मैं कहूँगी लर्निंग हो गई। क्यों? रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर हुआ। आपका व्यवहार मैंने रिलेटिव क्या देखा, जैसे आपके ऐड आते हैं ना, बिफोर कुछ भी नहीं था, आफ्टर भैया मेरा तो पेपर निकल गया। तो वो जो बिफोर और आफ्टर का परिवर्तन है वो अपने आप में क्या बता रहा है? रिलेटिव चेंज। मैंने देखना है फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट, वेयर डिड यू एंड अप। आपने शुरुआत कहां से करी और आपने ओवर कहां पर करा। इन दोनों के बीच की जर्नी क्या कहला रही है? आपकी लर्निंग कहला रही है। तो लर्निंग अपने आप में क्या है? रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर। अब अगर मैं कहती हूं ये अपने आप में परमानेंट है, भैया आपने कहा टेम्परेरी नहीं होता, टेम्परेरी नहीं है तो भैया अपने आप परमानेंट हुआ। ये परमानेंट भी नहीं है। परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ाया या आप कुछ पढ़ के आए थे, पहले कहीं से पढ़कर आए हो टीचिंग एप्टीट्यूड में, हो सकता है उस पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत थी, मुझे अब आपको क्या करवाना होगा? डीलर्न करवाना होगा। डीलर्न का मतलब क्या है? व्हाट यू हैव लर्न दैट इज टू बी इरेज्ड। जो आप पहले पढ़कर आए थे उसमें कहीं कुछ कमी थी, उस कमी को मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करवाया? डी लर्निंग कराई। अगर ये परमानेंट होता तो क्या मैं डी लर्निंग करवा पाती? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप चेंज कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में परमानेंट नहीं था। तो सही आंसर क्या बनता है? ये अपने आप में रिलेटिवली परमानेंट है। वो रिलेटिवली का मतलब क्या है? आपने शुरुआत कहां से करी और खत्म कहां किया। तो अगर आप लोग 1 महीने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर लेने में बहुत कम समय लगा रहे हैं तो आपने इस लर्निंग को मेजर भी कर लिया। और आज के समय में लर्निंग के तौर के ऊपर हमारे पास जो गाइडलाइन है वो ये कह रहा है कि लर्निंग आपकी होनी चाहिए अपने आप में कॉम्पिटेंसी वाली। वो कॉम्पिटेंसी वर्ड का मतलब क्या है? जहां पर मुझे पता है व्हाट इज टू बी अचीव्ड बाय द लर्नर, इट मस्ट बी मेजरेबल, इट मस्ट बी कम्युनिकेबल इन टर्म्स। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे को पूरी गाइडलाइन मिलनी चाहिए कि अगर मैंने इतना समय पढ़ाया, लेक्चर दिया है, तो उस लेक्चर के बाद जो भी आपको समझ में आया है उस चीज का आकलन, उसका असेसमेंट करने में ये बात क्लियरली मेंशन हो कि इतने समय में आपने इतना सीखा है, उसके बेस पे मैं आपको क्रेडिट देना शुरू करूंगी। अगर मैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के ऊपर चल रही हूं तो क्रेडिट देने का मतलब ही अपने आप में क्या है? आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि आपकी लर्निंग में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी किस प्रकार की होगी। वो क्वांटिटी है, मुझे पता है कितना कितना आ गया तो वो मेजरेबल है। उसकी क्वालिटी अगर मुझे पता होगी तो मैं आपके मापन में एक ग्रेडिंग लेकर चल सकती हूँ। ए कितनी है, A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। तो इसका मतलब मेरे को पता है कि जितना आपने अचीव करा है, वो जो ग्रेडिंग आपकी मिल रही है वो क्वालिटी के बेसिस के ऊपर मिल रही है। गॉट माई पॉइंट? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? समझ में आई है? तो बाकी सारों को समझ में नहीं आई इसका मतलब तो? हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आई वो हाथ खड़ा करेंगे और पूछेंगे एक एक डाउट को। ये बेस्ट मॉडल ये है कि हमारे को मेन यही लेकर चलना है कि आप में कॉम्पिटेंसी आना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंसी का मतलब है व्हाट यू हैव लर्न यू कैन एक्चुअली अप्लाई इट अक्रॉस वेरियस सिचुएशन। वो लर्निंग नहीं है कि आपके दिमाग में आ गई, 4 आपने किताब की लाइनें अपनी कॉपी में लिख के बैठ गए। हमें वो लर्निंग नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो जिसका रेलेवेंस हो, जो आपके जीवन के अंदर वाकई बदलाव लेकर आए। अगर वो बदलाव लेकर आ गई तो वो लर्निंग है, और अगर वो केवल आपकी कॉपी के पन्ने भर रही है तो वो लर्निंग नहीं है। समझ में आई बात? वैसे तो कहते हाँ जी, जब मैं कहती हूँ भैया किसको समझ में नहीं है हाथ खड़ा करो भाई, पूछो। मैम अगर ऑप्शन होता रिलेटिवली टेम्पररी और रिलेटिवली परमानेंट तो हम कहेंगे रिलेटिवली परमानेंट। अगर आपने कहा रिलेटिवली टेम्पररी तो इसका मतलब ये है कि आपने जो क्षणिक कह दिया, तो आपकी लर्निंग जो क्षणिक वाली है वो तो आपकी बीमारी और मूड से भी आ रही है, तो उसको तो हम मानेंगे नहीं लर्निंग के अंदर। तो हमारी लर्निंग के अंदर क्या होना चाहिए? मैंने कहा कि जो आपके अनुभव से आ रही है,
आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग का कुछ टाइम पीरियड भी तो रहा होगा, तो वो टेम्परेरी तो नहीं है ना अपने आप में बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये अपने आप में रिलेटिवली एक परमानेंट चेंज होगा। हाँ जी, कोई और डाउट? वरना मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। मैं लर्निंग और परफॉर्मेंस की बात कर रही थी। एक थ्योरी आप लोगों को पढ़ा के देखती हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आया तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आ गया तो भाई अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको समझ में आया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, अभी आप एक लाइन लिख लेना। मैंने एक लाइन बोली है, लर्निंग अपने आप में क्या है, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था, रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर है, ड्यू टू एक्सपीरियंस होगा, आपकी ट्रेनिंग होगा, आपकी प्रैक्टिस होगा। आज हम एक लर्निंग की थ्योरी कर रहे हैं, इसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। हाँ जी, कौन बोले बेंड्यूरा? कनाडा के बेंड्यूरा ने इसके ऊपर काम किया। इनके काम में कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि इन्होंने सिद्धांत शुरू में दिया था सोशल लर्निंग का, बाद में सिद्धांत का नाम बदला गया और इसको एसएल से लेकर आए एससीएल पर, यानी कि सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि बेंड्यूरा जी को आप क्या कहेंगे कि इनका इज्म कौन सा था? बेंड्यूरा ने किस वाद पर काम किया? क्या कहेंगे? क्या इसे हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने होलिस्टिक संपूर्णवाद तथा बिहेवियरिज्म पर काम किया? इन्होंने संज्ञानवाद, व्यवहारवाद पर काम किया, गेस्टॉल्टवाद, व्यवहारवाद पे काम किया, या ओनली बिहेवियरिज्म पे काम किया? नाम तो सुना होगा आपने इनका। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आंसर आपका ठीक है। कॉग्निटिविज्म है और बिहेवियरिज्म है। अब मैम आपको ये बताना है कि ये दो व्यवहारों का संगम लेके कैसे आ गए भाई? जो पहले इनका सिद्धांत था सोशल लर्निंग, वो किस इज्म के ऊपर था? पहले वाला किसके ऊपर था? सोशल लर्निंग खाली। अंडरस्टूड है। जब बाद में मैंने कहा कॉग्निटिविज्म जुड़ गया तो पहला वाला किसके ऊपर था? बिहेवियरिज्म के ऊपर था। तो बिहेवियरिज्म अपने आप पे क्या कह रहा है? जो आपने समाज में देखा आपने उसको फॉलो किया। कोई फैशन चल रहा है आप लोगों का, कोई भी यूट्यूब का वीडियो हिट हो गया, लोगों ने वही काम करने शुरू कर दिए। किसी हीरो की पिक्चर आ गई, उसने अपने बाल खड़े कर लिए, आधी यंग जनरेशन के बाल अपने आप खड़े हो जाएंगे। नहीं, सही बात है। मैंने तो एक ऐसा लड़का देखा, बड़ी हैरान हुई, वो जो बाल रंग बिरंगे कर लेते हैं, वो रंग बिरंगे बाल तो मैंने देखे थे, मैंने देखो उसे रंग बिरंगी मूंछ कर ली, आधी मूंछ ऐसी आधी मूंछ ऐसी, बिल्कुल इंसान अलग सा लग रहा था, इस यहाँ का प्राणी नहीं लग रहा था। तो वो अपने आप में क्या है, पता नहीं, होगा किसी फिल्म का हीरो ने करा होगा ऐसा काम। इसे हम कहते हैं सोशल लर्निंग। आज का जो युवा है वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर है, वो देख रहा है समाज में क्या प्रचलित है, और इसीलिए अगर इस चीज़ को हम बड़े पॉजिटिव में लेकर आ जाए। आज अनरेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल नहीं है। आज रोल मॉडल के ऊपर अगर हम अच्छे लोगों के काम को लेकर चलते तो शायद हम आगे बढ़ते। हमने ऐसे ऐसे लोगों को पिक्चरों में दिखा दिया, वो कौन सी फिल्म थी, जन्नत करके या कौन सी, कि वो गैम्बलर है क्या है, या वो सट्टेबाजी करता है, कुछ करता है, जन्नत ही पिक्चर कौन सी थी, और उसमें जो उसके पैसा आ जाता है।
अब आज के बच्चे सोचेंगे जब पैसा इतना आसान है कमाना, बस आपको इस सट्टेबाजी ही सीखनी है, तो हम पागल है जो यहाँ पे बैठ के 6 घंटे क्लास करेंगे। या संदीप महेश्वरी ने बड़े वीडियो बना दिए, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, आप ये आप वो है। एक बच्चे ने केस कर दिया, उसके पिताजी ने, उनका बच्चा 9th क्लास में टॉपर था, उसके वीडियो देख देख के फेल हो गया। क्योंकि बच्चों के दिमाग में आप मैसेज क्या दे रहे हैं? अगर आप इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहे हैं, देखिए जी आज का टाइम स्किल का है, आज का एजुकेशन का तो फॉल्टी सिस्टम है, इससे कुछ मिलना थोड़ी है। देख तेरा पिताजी ने इतने पढ़े, एसएससी निकाल लिया, क्लर्क बन गए, उनके लिए बहुत जाके आपने मिठाइयाँ बांटी, पर आज देख रहा है उस क्लर्क की क्या हालत है। तो आज का बच्चा क्या कह रहा है, शॉर्टकट क्या है? तो ये अपने आप में क्या है, यही सोशल लर्निंग है। सोशल लर्निंग में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, आप सही तरीके से समाज की अच्छाइयों को अगर प्रोजेक्ट करेंगे, बच्चे उस चीज़ को एम्बाइब करेंगे। एक एडोलेसेंट बहुत इम्प्रेशनेबल एज के ऊपर होता है, जहाँ पर जो भी रोल मॉडल के तौर के ऊपर उसको चाहिए, वो उन चीज़ों को कॉपी करना शुरू करते हैं। अब इसके लिए ये कहानी ऐसे ही बनकर नहीं आ गई, इन्होंने अपनी बात को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया। तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? इफ एनीबडी नोज द आंसर, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? चलो फिर मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ कोई गैस लगा लो, कोई भी तुक्का लगा लो, पर बताओ तो सही। अरे कुछ भी बता दो, कोई तो नाम पता होगा। एक्सपेरिमेंट किन पे करा? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आया है। ये था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या मंशा थी, क्या दिखाना चाहते थे? पहला, हाउ चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर, बच्चे किस प्रकार से आक्रामक व्यवहार को सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से परोपकारी व्यवहार को सीखते हैं। क्या कहेंगे? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसके साथ मैच करेगा? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। बोथ, ठीक है। समाज में जो भी प्रचलित है बच्चे ने सीखा, बात अपने आप में ठीक है, लेकिन बोबो डॉल में आपका आंसर बनेगा ओनली वन। अगर मैं कहूं इसका इम्प्लीकेशन क्या है, आप कहेंगे बोथ, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था, अब उस एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनाती हूँ आपको, ठीक है। लिख रहे हो या बोलना शुरू कर दूं मैं? ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, परोपकारी व्यवहार, ठीक है, बेनेवलेंट बिहेवियर। तो आप इसको या तो ऑल्ट्रिस्टिक लिख लीजिए या आप बेनेवलेंट लिख लीजिए। इन्होंने क्या करा, एक बोबो डॉल होती है, प्लास्टिक का टॉय होता है। वो प्लास्टिक का टॉय आपने देखा होगा, हिट मी टॉय, यानी कि आपने मारा, पीछे गया, फिर वो आगे आ जाएगा इस तरीके से। वो हिट मी टॉय आपने देखा होगा, लोगों को जिस दिन गुस्सा आता है तो उसी को ही मारते, उसी को पंच करते, सारा गुस्सा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, 3 बच्चों के ग्रुप लिए और उन ग्रुप के तीनों बच्चों को एक छोटी सी फिल्म की अलग अलग क्लिपिंग दिखाई है। ध्यान करना, मैंने क्या बोला है, 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप को अलग अलग क्लिपिंग दिखा रहे हैं। इट्स नॉट द सेम क्लिपिंग दैट विल बी शोन टू ऑल द 3 ग्रुप, सबको अलग अलग मिल रही है। फर्स्ट ग्रुप को एक क्लिपिंग दिखाई है, एक कमरा है, वहाँ पे बहुत सारे टॉयज वगैरह कुछ पड़े हैं और वहाँ पर एक जो, जिसको हम कहें कि आपका रोल मॉडल के तौर के ऊपर कहें या हीरो कह दे, जो भी है, वो आता है, वो बोबो डॉल को ऐसे हथौड़ा पड़ा हुआ है, हथौड़े से मारता है। और उसके बाद बच्चे क्या देख रहे हैं, हथौड़े से मारने के बाद इसको मिल रहा है रिवॉर्ड। अब थोड़ा सा अनटूवर्ड लग रहा है ना, अलग सा लग रहा है, लेकिन यही है कि पहले वाले ने क्या क्लिपिंग देखी है, अगर हम हथौड़े से मारेंगे देन वी विल बी रिवॉर्डेड। सेकेंड ग्रुप की बारी आई, उसके पास क्लिपिंग में क्या आ रहा है, हथौड़े से मार रहे हैं, बदले में क्या पड़ रहा है, पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। एक थर्ड वाला ग्रुप लाए, उसमें कुछ भी नहीं दिखाया कि बोबो डॉल को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस खेल रहा है। बच्चों ने यही देखा, ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि मारने पे रिवॉर्ड मिल रहा है या मारने पे सजा मिल रही है। तो वो क्या है, अपने आप में न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा।
इतनी बात समझ में आई है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करा उन्होंने, जो ग्रुप को क्लिपिंग दिखाई उनको बिल्कुल वैसे ही रूम में भेजा। वहाँ पे बहुत सारे टॉयज पड़े हैं इंक्लूडिंग सेम बोबो डॉल, और वही हथौड़ा बाकी खिलौने सब पड़े हैं। जिन्होंने क्लिपिंग में ये देखा कि अगर हम इसको मारेंगे तो उनका एंटिसिपेशन क्या है, वी विल बी रिवॉर्डेड। उन्होंने सिंपल क्या किया, गए रूम में, कितने खिलौने पड़े नहीं देखा, ये हथौड़ा लिया, ठा 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 मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या था, उन्होंने क्या सीखा, एग्रेसिव व्यवहार। बाकी ये सही बात है कि हम समाज से दोनों चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ये तो मिलती ही कम है ना देखने को, ये ज़्यादा मिलती है हमारे को। सेकंड वाले ग्रुप को लेकर गए, सेकंड वाले ने भी वही काम करना है। उसको क्या दिखा था कि अगर मारा तो पिटाई पड़ी है, तो उसने भी वही काम क्या करना है, सारे खिलौने पड़े, बोबो डॉल, अरे भैया ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं खेलना, हथौड़ा बिल्कुल पीछे रख दो। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि हथौड़ा लेके पीटेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर हम करेंगे तो वी विल ऑल्सो मीट द सेम रिजल्ट, हमारे को पनिशमेंट मिलेगी। थर्ड वाले को लेकर गए तो थर्ड वाले का कोई खास रिएक्शन नहीं है कि बोबो डॉल के साथ मुझे मारना है या मेरे को इसको कुछ करना है नहीं करना है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही देखा था। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी कि इन बच्चों को जब वहाँ पे रखा गया रूम में, तो एक कांच के दरवाजे से उनकी मूवी बनाई जा रही थी, जिससे पता चला जो देखा बच्चों ने उसी प्रकार के व्यवहार को किया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने कहा अगर ये अपने आप में केवल सोशल बिहेवियर ही होता, यानी कि एक सोशल लर्निंग ही होती, तो फिर बच्चा इस चीज को बिल्कुल उसी तरह हूबहू ना कर पाता। अगर हम बात करते कि बच्चे का बिहेवियरिज्म है, तब तो सिंपल आपका क्या था कि आप उस प्रकार की चीज को करने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, और वो कहलाई है कॉग्निशन का एलिमेंट। उन्होंने जो देखा उसके अंदर अपनी दिमाग चलाया है। दिमाग क्या चलाया है कि बच्चे के दिमाग में ये है, हो सकता है घर में सीखा होगा भैया मारना गलत बात है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता जाके मारो पीटो। यानी कि उन्होंने केवल उस सीखी हुई बात को नहीं, उनके दिमाग की बत्ती जली हुई थी, उन्होंने देखा इस सिचुएशन में मारना बहुत बढ़िया है, इसको मार के हमारे को मिलने वाला है कुछ, तो दिमाग की बत्ती चालू है या नहीं है? है। इसीलिए बाद में क्या बोला गया कि केवल सोशल नहीं था, इसमें इंटेलिजेंस वाला कॉग्निशन का जो एलिमेंट है वो भी यहाँ पर था। और इस बात के लिए उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने व्यवहार करा वो व्यवहार के 4 तत्व हैं, जिसमें पहला कहलाता है अटेंशन, दूसरा कहलाता है आपका इमिटेशन, ये कहलाया आपका मेमोरी, और तीसरा कहलाया आप लोगों का मोटर रिप्रोडक्शन, यानी कि उस चीज को फिजिकली करके दिखाना, मोटर रिप्रोडक्शन ऑफ दैट एक्शन, और चौथा है मोटिवेशन। अब ये जो पूरे 4 तत्व है, इनको याद करने का तरीका है, एक लाइन आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? एम आई मोटिवेटेड, ठीक है, लाइन याद हो जाएगी आप लोगों को। पहला वाला ए क्या बोल रहा है? अटेंशन। अगर आपने ध्यान दिया है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, अपने व्यवहार में वो बदलाव लेकर आने के लिए आपको पहले अटेंशन देनी पड़ेगी। वंस यू हैव गिवन अटेंशन, इट विल बी फॉलोड बाय कि आपने जो देखा, सीक्वेंस को देखा, क्या वो सीक्वेंस आपके माइंड में छप गई है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मुझे क्या करना होगा? तो इसका मतलब अगर आपकी मेमोरी में वो स्टेप वाइज, बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से एक एक चरण क्या होगा वो आपके दिमाग में अगर छप गया होगा। आपके माइंड में 2 प्रकार की मेमोरी है, एक आइकॉनिक है, एक इकोइक है। अगर आइकॉनिक है तो आपके दिमाग में वो दृश्य बैठे हुए, पहले नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आपकी मेमोरी में वो बैठा होगा तभी तो आप उस चीज को फिजिकल रूप में करके दिखा पाओगे, ठीक है? तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? मोटर रिप्रोडक्शन। इसको किताबों में लिखा होगा इमिटेशन, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो इसका मतलब ये है, मैंने जो देखा, मैंने उस चीज को बिल्कुल वैसा ही मोटर रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना एक स्किल को करके दिखाया। और फोर्थ वाला इसमें क्या है? मोटिवेशन।
अगर आपने मेरे करे हुए के ऊपर ताली बजाई तो मैं क्या हो जाऊंगी, मोटिवेट, यानी कि उस चीज़ को मैं दोबारा दोबारा करने की कोशिश करूंगी। तो अपने आप में ये क्या हुआ, एम आई मोटिवेटेड। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझो। आप में से कितनी ऐसी है लोग, मैं ये नहीं पूछूंगी लेडीज़ या लड़कियां, मैं कहूँगी आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो खाना बना लेते हैं, क्योंकि जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पर क्लास में तो जेंडर वाइज दिख रहा है भाई। ऐसी क्या बात है, खाना बनाते हो ना बेटा? चलो आप लोगों से नहीं पूछूंगी, आप भी बनाते हो बेटा खाना थोड़ा बहुत? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कोई अच्छी डिश बनानी हो, आप कभी YouTube के ऊपर कोई चैनल वगैरह पे देखते हो कि अच्छा खाना कैसे बनाते हैं, कोई आपको डिश बनानी है, आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर लिया, कुछ देखा, कभी देखा है? ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना। तो आपने कौन सा वाला देखा? अच्छा, आपको चिली पनीर पसंद है। इन्होंने मान लीजिए चिली पनीर का वीडियो देखा। अब पहला क्या है, अटेंशन। पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा चिली पनीर कैसे बनता है। फिर उसके बाद क्या इन्होंने देखा होगा, वो बोलती है ना स्टेप, पहले नंबर पे देखिए इतना पाउडर लेना है, इतना 250 ग्राम पनीर लेना है, इतना आपको चुटकी भर नमक डालना है। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, ऐसा गूचर मुचर तो नहीं हुआ कि पनीर लो, शिमला मिर्च लो, मिर्च लो, सबको इकट्ठे कढ़ाई में डाल दो। नहीं, आपको दिमाग में है स्टेप क्या है। आपको ये भी पता है, वो कहेगी प्याज जब आपकी गोल्डन ब्राउन या पिंक कलर के हो गए हैं तब आपको ये वाला मसाला ऐड करना है। होता है नहीं होता? तो आपने क्या करा, अटेंशन देने के बाद यू आर वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग, नेक्स्ट व्हाट इज टू बी डन, अगला पॉइंट मेरा क्या होगा। तो आपने अगर अटेंशन दिया है तो फिर उसके बाद आपके दिमाग में, मेमोरी में वो सारे स्टेप है। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या बन गया, मेमोरी बन गया। थर्ड के ऊपर जब आपके दिमाग में वो स्टेप आ गए तो आपने बिल्कुल वैसे ही कढ़ाई, उतने ग्राम पनीर, उतनी शिमला मिर्च, उतनी ग्रीन चिली सब रख लिया और फाइनली आपने करना शुरू करा। जब आपने उसको बना लिया, सामने वाले ने भगवान का नाम लेके खा लिया और आपको उसने कहा वाह कितना अच्छा बनाया, लजीज बनाया है, तो आपको क्या मिला, मोटिवेशन। समझ में आया? तो सोशल लर्निंग के अंदर क्या आपको लगता है कि यहाँ पे संज्ञान का बहुत बड़ा रोल था या नहीं था? तो इसीलिए थ्योरी को बाद में बदला गया कि ये केवल आपकी सोशल पे नहीं है। हाँ, अगर ये केवल सोशल पे होती तो आप कहते बिहेवियरिज्म, लेकिन आपको लगा यहाँ पे तो कॉग्निटिविज्म भी था, क्योंकि आपकी मेंटल फैकल्टीज जो थी वो भी एक्टिवेट हो गई। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। इसके साथ इनका एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कहलाता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, पारस्परिक नियतिवाद। इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं केवल ये नहीं है कि व्यक्ति ही वातावरण से प्रभावित होगा, बल्कि वातावरण भी व्यक्ति से प्रभावित होगा। क्या आप ये बात मानते हैं? हर आदमी वो नहीं है जो ट्रेंड को फॉलो करेगा, ट्रेंड को सेट करने वाले भी बहुत है। तो अगर आपने ट्रेंड को फॉलो किया तो आप एनवायरनमेंट से प्रभावित हो रहे हैं, और कुछ ऐसे विरले मिलेंगे जो कहेंगे मैं फॉलोअर नहीं, मैं ट्रेंड सेटर हूं। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है तो फिर उसके बाद लोग आपको फॉलो करने लग गए, इसका मतलब दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसी को कहा रेसिप्रोकल, जिसमें एनवायरमेंट भी है, इंडिविजुअल भी है और उसका कॉग्निशन है। आई बात समझ में? तो अगला कंसेप्ट क्या लिखोगे इनके बारे में, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। पहला लिखा आप लोगों ने ये सारा पॉइंट, तो मैं इसको क्लीन कर दूं, क्वेश्चन जो मैंने लिखा था। पहला थियरी का पॉइंट है, दूसरा मैंने लिखा पारस्परिक नियतिवाद। ये बिटवीन ऐसे लिख दो, चलेगा? दिखाई पड़ रहा पीछे बेटा आपको?
एंड एनवायरनमेंट। व्यक्ति का, संज्ञान का और वातावरण का, इन तीनों के बीच की अंतः क्रिया को कहा जाएगा पारस्परिक नियतिवाद। ठीक है, इन सबके बीच में आपस में फ्लो चलेगा। क्या हुआ, लिखा हुआ छूट गया क्या? चलो लिख लो, यहां से लिख लो या मैं बोल दूं हिंदी में। देखो, पारस्परिक नियतिवाद के मायने हैं, पारस्परिक नियतिवाद के मायने हैं जहां पर व्यक्ति, उसका संज्ञान व वातावरण, तीनों का आपस में, तीनों की आपस में, मैम एक मिनट, पारस्परिक नियतिवाद के मायने हैं जहाँ पर व्यक्ति, उसका संज्ञान, वातावरण और, तीनों का आपस में, दो ही तो है मैम, संज्ञान और वातावरण। व्यक्ति भी है ना, इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया, संज्ञान हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कॉग्निशन बाद में हमने ऐड करा है ना। तीनों का आपस में अंतः क्रिया होगी, तीनों की आपस में अंतः क्रिया होगी। कॉग्निशन, कॉग्निशन वर्ड के मायने है संज्ञान। जब तक मेरा संज्ञान नहीं होगा, मैं एनवायरनमेंट की किसी भी चीज को करके दिखा नहीं पाऊंगी। अटेंशन वर्ड का मतलब ही क्या है, ये चालू है ना आपका, तो ये कॉग्निशन में आएगा। इसीलिए ये बोला कि केवल आपका ब्लाइंड नहीं है, यहाँ पर बच्चा भी सोच के कर रहा था, उसको पता है बोबो डॉल को मार कर मेरे को पुरस्कार मिलने वाला है, तो हो सकता है अपने संस्कारों को पीछे रखा, क्योंकि ये टाइम क्या है, मेरा पर्सनल बेनिफिट कहां पर है। इसका मतलब आपका कॉग्निशन है, तभी आप उसी बिहेवियर को अपना रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। इसके आधार पर आगे इसके ऊपर बहुत काम है, मैं कुछ और बातें भी और लिखवाना चाहूंगी। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अब किसी का डाउट है, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर है या नहीं है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि उसने एक एक्सपेरिमेंट को देखा और उसको लगा कि अब मेरे को तो मारना है हथौड़े से, क्योंकि मेरे को बदले में कुछ मिलेगा। उसका व्यवहार पहले रखा हो कि मारना पाप है, लेकिन इस सिचुएशन में लग रहा है नहीं, मार के ही तो पैसे मिलने हैं, तो भैया मैं मारूंगा। जो लोग गलत काम करते हैं, सुपारी लेते हैं, उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, उनके बाद तो दिमाग चालू है ना। चलिए, अब इसके अंदर कुछ हमने इफेक्ट देखे बिहेवियर के अंदर, जिसको हमने कहा कि लर्निंग आपकी हुई है। क्या क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट है मॉडलिंग इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट है आपका इमिटेटिंग इफेक्ट। इसको इमिटेटिंग की बजाय आप इसको लिखिए मॉडलिंग इस प्रकार, मॉडलिंग प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने मॉडलिंग इफेक्ट, ठीक है, ये मॉडलिंग प्रभाव। अब सही लिखा गया है मॉडलिंग प्रभाव, ठीक है। मुझे ये बताओ, जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ तक लिखूं या नीचे लिखूं? मेरे ख्याल से दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं यहीं तक ही लिख लेती हूँ, बाकी मैं वहां पे जाके लिख देती हूँ। तो मैं सारे प्रभाव एक सीक्वेंस में लिख देती हूँ। दूसरा है आपका प्रकटीकरण प्रभाव, एलिसिटिंग इफेक्ट, मैं लिख कर दे रही हूं। दूसरा है एलिसिटिंग इफेक्ट, यानी कि प्रकटीकरण प्रभाव। तीसरा है इनहिबिटरी इफेक्ट, दमनात्मक प्रभाव। चौथा है डिसइनहिबिटरी। बेटा बस आखिरी यहीं तक ही लिख रही हूं, नजर आ जाएगा? यहां वाला नजर आ पाएगा आपको? डिसइनहिबिटरी, दमन के आगे अ लगाया,
आप इंग्लिश लिखा गया यहाँ तक। सबसे पहला क्या है? मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे आपकी मॉडलिंग करते हैं, रैंप पे चल रहे हैं, 4 लड़कियों ने सीख लिया यूं ही चलना है। आपने क्या करा? एक नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहित कर लिया, क्योंकि आपको लगा इसके ऊपर सेकंड लुक ज़्यादा मिलती है। तो हो सकता है आपको एक व्यवहार प्रभावित किया और आपने हूबहू उस व्यवहार को अपने में अपना लिया। वो अपने आप में क्या कहलाया? मॉडलिंग। जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? इमिटेट कर रहे हैं, आप अनुकरण कर रहे हैं। भाई अगर मेरे को एक चीज़ आपको करवानी है कि बेटा बिल्कुल इस प्रकार से आपको लिखना है, मैं एक बच्चे को लिखना सिखा रही हूँ, मान लो छोटा बच्चा है, मैंने कहा बेटा ऐसे देखो, अ बनाना यूं, ऐसे करके इस वाले को आगे ले जाओ, फिर इसकी जो शिरोमणि रेखा है वो यहाँ से लेनी है। मैंने बच्चों को ऐसे ही करके दिखाना शुरू करा। बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और हूबहू वैसा बनाने की कोशिश करेगा। मैं कहूँगी ऐसा बनाना है, यूं करना है, तो बच्चा जो इस चीज को कॉपी करेगा उसका भी क्या होगा? अटेंशन होगा। मैम ने कैसे बोला है, उसके बाद क्या करेगा? स्टेप कैसे है? मेमोरी क्या कह रही है? ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला तिरछा और लेना है। शिरोमणि रेखा हर एक की तरह पूरी नहीं लेनी, थोड़ी लेनी है। तो बच्चे के दिमाग में वो स्टेप बैठ गए। फाइनली बच्चा बिल्कुल इमिटेट करके बनाने लग गया। मैंने कहा वाओ, वेल डन। मैंने क्या किया? मोटिवेट किया। ठीक है, ये सारा अपने आप में क्या बता रहा है कि मॉडलिंग में आपने हूबहू करा है, ये अपने आप में कहलाया मॉडलिंग इफेक्ट। अब एक है आप लोगों का एलिसिटिंग इफेक्ट। एलिसिटिंग इफेक्ट में कई बार क्या होता है, आप लोगों के क्लासरूम में मैं आई, मेरे में कुछ कमियां हैं, अब आप में से एक को थोड़ी हंसी आई, उसको देख के दूसरे वाले ने भी कहा है, दूसरे ने भी हंसना शुरू करा, फिर तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा, थोड़ी देर में सबने हंसना शुरू कर दिया। ये अपने आप में कहलाया एलिसिटिंग इफेक्ट। कई बार आपने देखना, एडोलेसेंट लर्नर के साथ आप अगर बैठे हैं, एक ने हुटिंग कर दी ना, सीटी बजा दी, बाद में 5-6 सीटी अपने आप बजनी शुरू हो जाएगी। वो जो एक ने हरकत करी, कई बार क्लासरूम में देखना एक खांसी करेगा, पता नहीं सबके गले उसी समय खराब हो जाते हैं, वो सारे खांसना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो इफेक्ट कौन सा है? वो अपने आप में कहलाएगा एलिसिटिंग। और कभी आपने देखा हो, ये आपका इंडियन आइडल आता है, इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट है, एक जज बजर तब आएगा, दूसरे वाले को कम भी अच्छा लग रहा होता है ना, वो देखता दोनों तो बजा ही लिया यार, मैं ही अजीब लग रहा हूँ, मैं ही बजा देता हूँ। वो अपने आप में क्या था? एलिसिटिंग था। एलिसिटिंग का मतलब क्या है? आप प्रभावित किससे हुए? अगल बगल, आजू वाला बाजू वाला, इन दोनों से प्रभावित होके मैंने भी कुछ ऐसा कर दिया जो शायद मेरी इच्छा में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। एक बार की बात है, मुझे सन याद नहीं है, ज़्यादा मुझे क्रिकेट के नॉलेज नहीं है। गांगुली ने एक बार पता नहीं कौन सा मैच जीता था और टी शर्ट अपनी निकाल के घुमाई थी। अच्छा, उसके ऊपर बाद में काफ़ी आपत्ति करी थी लोगों ने। उसकी टी शर्ट निकालने के बाद बहुत लोगों ने टी शर्ट निकाल दी थी, तो एक माहौल ऐसा वो बना, तो वो जो एक ने जोश में आके कुछ कर लिया, बाकी सारे भी जोश में आ गए। हो सकता है उनका ये व्यवहार नहीं था, लेकिन उन्होंने भी कर दिया। तो एलिसिटिंग का मतलब क्या है? समाज का आपके ऊपर इतना प्रभाव है कि जो आपके अंदर नहीं भी है ना, वो भी आने लग जाता है। इसीलिए एडोलेसेंट लर्नर में एलिसिटिंग इफेक्ट का बहुत प्रभाव होता है। आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है, मेरे बच्चे का वेयर अबाउट्स क्या है, किनके बीच में बैठ रहा है, किनकी संगत में बैठ रहा है, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया पक्का रखा होगा मोरालिटी के ऊपर, लेकिन जहाँ पे बैठ रहा है, उठ रहा है, उसका एलिसिटिंग इफेक्ट को आप अंडू नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? तीसरा वाला बोल रहा है इनहिबिटरी, मेरे को तो दमन करना है। दमन करने का मतलब क्या है? व्यवहार को मेरे को दबाना है। अब अगर इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप क्लासरूम में जाए, एक को जाके खींच लिया, उसके बाद आधे बच्चे ना बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और कई बार आपने देखा होगा, कईयों की आदत होती है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की। मैडम आप क्या बता रहे थे? मैं कौन सा पेज नंबर बोल रहे थे? आप इरिटेट हो गए, आपने कहा तो पूरी क्लास मेरे को पागल कर देगी, अभी मैं पढ़ाऊँ कैसे? पहले
आपने सीधा उसको आड़े में ले लिया और खींच के 2 लगा दिया, जो भी पॉलिसी जितना अलाउ करे पीटने के लिए आपने कर दिया। तो अब क्या होगा, बाकी पूछने से डरेंगे। उनको पता है कि अगर हमने भी कुछ किया तो हमारे साथ भी यही रिजल्ट होने वाला है। यानी कि आपकी दिमाग की बत्ती हर जगह चालू है ना, एवरी टाइम योर कॉग्निशन इज ऑन। तो आपने सोचा मुझे ये नहीं करना है, यू आर सुप्रेसिंग अ काइंड ऑफ बिहेवियर। सुप्रेशन ऑफ दैट बिहेवियर विल मेक इट इनहिबिटरी इन नेचर। बताओ, इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। अब इससे उल्टा क्या हो सकता है, डिसइनहिबिटरी। तो डिसइनहिबिटरी में क्या चीज हो सकती है, इनहिबिटरी का उल्टा कर दो। मैडम बोर हो रहे हो बेटा? नहीं, डिसइनहिबिटरी का मतलब क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको एक सोशल टैबू है कि आपको ये चीज नहीं करनी है। आप इस प्रकार की मान्यता के साथ बड़े हुए हैं, ये बुरा काम मुझे नहीं करना है। लेकिन अगर आपने देखा ऐसा बुरा काम करने के बाद तो बहुत ज़्यादा तालियां बजती है। तो जिस चीज को पहले आपने क्या कहा था, आप बिग नो, उस बिग नो को आपने यस कर दिया। तो आपने बिग नो को कहा नो, तो 2 नो मिलकर क्या दे देंगे, एक यस दे देंगे। तो डिसइनहिबिटरी का मतलब क्या है, जिसे पहले आप करने से बचते थे, उसका प्रभाव आपने देखा, उसके करने पे तो तालियां बजती है, तो आपने वही काम बार बार करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब जो पहले नहीं था उसको आप कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो ये 4 प्रकार के प्रभावों को दिया गया। उसके बाद इनका एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला ऐसा मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा लर्निंग में और परफॉर्मेंस में फर्क होता है। क्या कहेंगे आप इस बात पर? होता है? कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे आप? भाई क्लास में ना तब मज़ा आता है जब आप लोग ना पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ आस्था चैनल चला के मैंने अपना माइक लगा लिया, मैं बोले जा रही हूँ, तो मेरे को यहाँ पे आस्था वाला काम नहीं करना। आप लोग अपनी राय को रखो, अपनी बात को रखो, एक इंटरेक्शन होना चाहिए क्लास में। ऐसे करते करते 2 तो पीछे वाले सो ही जाएंगे। ये है कि जैसे लर्निंग और इसमें अगर लर्निंग देखा जाए तो हर जगह लर्निंग सीख सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस हर जगह नहीं कर सकते। कई बार क्लास में ऐसा होगा कि कुछ लोग बोलते नहीं हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, परफॉर्मेंस नहीं, यही बात कहना चाह रही हूँ, उल्टा है। लर्निंग का मतलब वो परफॉर्मेंस भी क्या है, परफॉर्मेंस आपका स्पर ऑफ अ मूवमेंट है। आपने चीज़ों को देखा है, आपने देखकर आपने जो बना दिया वो चिली पनीर, वो अपने आप में क्या थी, परफॉर्मेंस ही, वो लर्निंग नहीं है। ऑनगोइंग डेवलपमेंट है और एक जो है नॉलेज ऑफ डिस्प्ले। ठीक कह रहे हो। तो जहाँ पे परफॉर्मेंस है, इट इज मोर अबाउट डिस्प्ले ऑफ नॉलेज, जहाँ पर आप दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये लर्निंग होगी ना अपने आप में, तो इसमें एक बात बहुत बढ़िया होगी, देयर मस्ट बी अ एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर इन दैट। अगर चिली पनीर सीखा है ना, तो पनीर की 100 किस्में आप खुद बना लेंगे। लेकिन अगर केवल आपकी परफॉर्मेंस ही, आप वहीं तक सीमित रह जाओगे, और जब भी आपको करना होगा वो वीडियो आप दोबारा प्ले जरूर करेंगे अपनी लाइब्रेरी में जाके। वो वीडियो किसका देख के मैंने आम का पन्ना बनाया था, बहुत अच्छा बना था, एक बार दोबारा देख लेती उसका। लेकिन अगर ये लर्निंग हुई होती तो आपको बार बार किताबें खोल खोल कर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लर्निंग का मतलब ही क्या है, रिलेटिवली आपका एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आ गया, जिसके लिए बार बार किताब नहीं खुलेगी। तो अगर हम माने कि जितने लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं या स्टेज के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने बोला ही क्या, परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस हो सकता है वन टाइम स्टोरी हो, लेकिन लर्निंग आपकी अलग है। और यूट्यूब पर जो कहानियाँ होती है ना, वो परफॉर्मेंस है, वो लर्निंग वाली चीज़ें नहीं होती है। उसके अंदर परफॉर्मेंस कितनी है, यहाँ पर है आपके रियल लाइफ के अंदर कि आपने कंसेप्ट के ऊपर कितनी क्लैरिटी डाली, वहाँ पर है आपने कितनी ड्रामेबाजी करके कितने लोगों को एंगेज किया। तो आपका एंगेजमेंट जेन्युइन था या नहीं था, और जिन्होंने एंगेज हुए क्या उनको वाकई ही उस तरीके के 100 क्वेश्चन करने आए भी या नहीं आए। अगर वो उस तरीके के क्वेश्चन कर गए तो वो लर्निंग है, क्योंकि लर्निंग में ट्रांसफरेबिलिटी होगा और वो हमेशा पॉजिटिव ट्रांसफर के ऊपर होगा। उस प्रकार की कोई भी चीज़ आपने देखी तो आप उसको कर पाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात? बेंड्यूरा इज थ्रू,
मैंड्यूरा यहाँ पर आपका ओवर होता है। अब आप लोग इस थ्योरी को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछिए, वरना आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करना चाहूँगी। बताएंगे जी। फोर्थ वाला डिसएलिमेट्री है। मैंने बचपन से सुना अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो बेटा वहां से मत जाना, ठीक है। मैंने देखा बिल्ली है, नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद मैं बड़ी देर से बस की वेट कर रही थी, नहीं आ रही थी, 10 लोगों को कोस भी रही थी, और मुझे लगा अब इस आदमी ने तो बिल्ली का ऐसा है, ये वाले रास्ते से गया, इसका तो बुरा होगा ही होगा। पता चला उसको लेने ना मर्सिडीज आ गई। तो अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि जो मैं सोचा करती थी कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो आपको नहीं जाना, मैं कहूँगी मैं हर बार ढूंढूंगी, हाय कोई बिल्ली मिल जाए मेरा रास्ता काट दे, क्योंकि जब वो मेरा रास्ता काटेगी अब तो मैं ज़रूर जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करने लगी हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। तो ये क्या था अपने आप में डिसएलिमेट्री। और जो आपने सोचा कि अच्छा होगा उसको भी इन्होंने एक बहुत प्यारा नाम दिया। उसको नाम दिया कि जिस प्रकार की एंटिसिपेशन आप कर रहे हैं वो एक विकेरियस रेनफोर्समेंट को लेकर है। तो इन्होंने एक अलग टर्म निकाली, विकेरियस रेनफोर्समेंट। इसे हिंदी में कहते हैं विचित्र प्रकार का पुनर्बलन। बेटा आपको क्लियर हो गई बात? ठीक है। विचित्र पुनर्बलन का मतलब क्या है? एक तो रेनफोर्समेंट वो है कि मैंने कुछ किया और मेरे को मिल गया। एक सिचुएशन वो है कि आपने देखा कि ये जो लड़की है ये बैठ के बहुत नोट्स बनाती, बहुत कुछ टीचर को पूछा, बहुत पढ़ाई करी, और इसको देखकर कई लोग प्रेरित हुए कि इसका बहुत अच्छा रैंक आया, तो आप भी इसको देखकर पढ़ने के लिए मोटिवेट हो गए। तो रेनफोर्समेंट इसको मिला था कि इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी को देखकर आपको लगा मुझे भी इसी प्रकार का करना चाहिए, मेरा भी मन हुआ मैं उसी कोचिंग में उसी टीचर के पास वही नोट से पढ़ूंगी, जैसे उसका सिलेक्शन हुआ मेरा भी हो जाएगा। तो आप जिस चीज के लिए पुनर्बलित हो रहे हो काम को करने के लिए, वो क्या आपका अपने एफर्ट का परिणाम था या दूसरे के एफर्ट के परिणाम से आप मोटिवेट हो गए? तो वो अपने आप में कहलाएगा विकेरियस। और इस चीज को ये भी कहा गया रेनफोर्समेंट भी है और दूसरा है आपका विकेरियस लर्निंग। अब चूंकि ये लर्निंग किसी और के चक्कर में हुई है, इसीलिए इसका नाम हम ये भी कहते हैं इनडायरेक्ट लर्निंग। दूसरे को देखकर हुई है तो हम इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। वो ऑब्जर्वेशन आपने समाज से लिया तो नाम हो गया सोशल लर्निंग, पर इसके अंदर दिमाग चालू है तो बन गया सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग। पारस्परिक नियतिवाद एक बार फिर एक व्यक्ति है, उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो डिपेंड करता है वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस एनवायरनमेंट से वो जो ग्रहित कर रहा है क्या वो पल भर का है या वो यहाँ पे जा रहा है। अगर वो यहाँ पर जा रहा है तभी ये इसको लर्निंग बनाएगा, क्योंकि अगर ये कॉग्निशन में है तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसमें होगी, उन चीज़ों को दोबारा कर पाएगा। और अगर ये मेयरली आपने देखा और वो खत्म हो गया, वो एक स्पर ऑफ अ मोमेंट था, तो वो लर्निंग कहलाएगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से जो लेता है उसको अगर अपने कॉग्निशन में लेकर आएगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, हो सकता है वो लोगों के लिए विकेरियस रेनफोर्समेंट का सोर्स बन जाएगा। 10 लोग एनवायरनमेंट में उसके व्यवहार को कॉपी करेंगे।
क्योंकि वो भी अपने आप में एक मॉडलिंग इफेक्ट ला सकता है। समझ आई बात? तो ये आपस में एक फ्लो चलता रहेगा या नहीं चलेगा, इसी को हमने कहा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है। क्लियर हो गया? अब बताएंगे। हाँ जी, आप पूछेंगे। पूछना था कुछ आपको? मुझे तो लगा आप ऐसे हाथ कर रहे थे, मुझे लगा कुछ पूछने के। कोई बात नहीं, चलिए जी, किसी का अगर डाउट। वो प्रक्रिया आपकी वही रहेगी। एम आई मोटिवेटेड? आप अटेंड लर्निंग बेस्ड में उसमें अपना एनहेंसमेंट भी तो करते हैं, जैसे हमारे अंदर पहले से जो एक्सपीरियंस है, जो हमने घर से सीखा, अपना नॉलेज है, तो जो आपने सीखा ऐड ऑन भी तो करते हैं। बिल्कुल होगा। लर्निंग के अंदर अगर आपका एड ऑन हुआ तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पूर्व अनुभव थे उनका आपने देखा परिणाम क्या निकल रहा है। अगर अच्छा निकल रहा है तो मैं उसको गेन करूंगी, अगर अच्छा नहीं निकल रहा तो मैं उनको डीलन करके हटाती चलूंगी। मेरे को देखना क्या है, प्रभाव क्या मिल रहा है, और प्रभाव को जानने के लिए आपका कॉग्निशन होना जरूरी है। बिल्कुल कंपल्सरी है, दोनों। एंड भी कंपल्सरी है, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें हम अगर नेचर की बात करें तो हम कहते हैं लर्निंग अपने आप में प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है। लेकिन आज हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हमें एजुकेशन के ऊपर बात करें तो हम इसको केवल एक प्रोसेस के रूप में लेके चले। पर फिर भी एक बात कहूँ बेटा, अगर प्रोडक्ट नहीं है ना तो मार्केट में बिकता नहीं। जब तक डिग्री आप दिखाओगे नहीं, आपको कितनी नॉलेज हो, आप इनफॉर्मल में बहुत अच्छे हैं, इनफॉर्मल के कभी पैसे नहीं मिलते, वो जनरल नॉलेज रह जाती है। और जब डिग्री और डिप्लोमा लेके उसको दिखाते हो ना तो उसके बाद वो बिकने लगता है। तो वैसे हम कहेंगे, अगर प्रक्रिया के तौर पे कहोगे तो आपने कहा लर्निंग एक प्रोसेस है मैम, ये तो जीवन भर चलता रहता है। और अगर जीवन भर चल रहा है तो ये अपने आप में प्रक्रिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नेचर में दोनों है, प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है। और आइडियली हमारे को प्रोसेस को फोकस करना है। हमें ये नहीं देखना कि जो नहीं कर पाया, अगर प्रोडक्ट पे कर रहे हो तो आपने परफॉर्मेंस मानी, अगर आपने प्रोसेस को माना तो आप लर्निंग। वही कह रहे हैं कि जिसने नहीं भी बताया हो सकता है उसको भी आता हो, वो बोल नहीं रहा लेकिन आता उसको आपसे ज्यादा हो। चलिए जी, है कोई डाउट या क्लास को ओवर किया जाए? क्वेश्चन जैसे अभी मैंने आपको 2-3 बनाकर दिखाए हैं, इस प्रकार का होगा। फिर आप लोगों के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। सही तरीका क्या है कि जब भी आप किसी सिद्धांत को पढ़ो उसकी पूरी बारीकियों को छाट लो, उसके बाद जो 6 ऑप्शन बनकर आए वो कहेगा बेंड्यूरा की अलाइनमेंट के ऊपर डालो, तो आपको पता है हाँ इन्होंने काम करा है कॉग्निटिविज्म के ऊपर, बिहेवियरिज्म। पहला पॉइंट, लर्निंग एंड परफॉर्मेंस को इक्वल माना है? नहीं, इन्होंने तो लर्निंग और परफॉर्मेंस को अलग अलग माना है। उन्होंने बोबो डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने दोनों प्रकार के व्यवहारों की बात करी? नहीं, उन्होंने एक प्रकार के व्यवहार की बात करी। तो अगर आपने थ्योरी को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा हुआ है, 6 क्लोज पॉइंट में जो 4 आपको रेलेवेंट चुनने हैं वो आप इजीली लिस्ट आउट कर पाएंगे। बस ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। एनी अदर डाउट? नोट्स के लिए मैं सर को बात करूँगी, क्योंकि मेरे को तो आदत है खड़े हो जाओ और अपना पढ़ाना शुरू कर दो। पर फिर भी मैंने देखा है बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इस समय आपने पढ़ा, आपके दिमाग में तो बैठा, पर लॉन्ग टर्म के लिए वही बात है, लर्निंग है तो आप उसको रिप्रोड्यूस भी कर पाओ, तो उसके लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे। सर ने मुझे कहा था कि हर एक टॉपिक के नोट्स बने हुए, फिर भी जो भी मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ाया मैं उसको या तो आपको टाइप करवा के दे दूँ या एक बोर्ड PDF के रूप में आपको दे दिया जाए। बोलिए जी, कैसे करना चाहोगे आप? PDF नहीं है, यहाँ है आप तो ठीक है, वो मेरे हाथ का लिखा होगा, लेकिन ये बता दूं वो टाइप नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो बोर्ड PDF भी होती है ना वो PPT नहीं होती जिसको लेके लोग खड़े हो जाते हैं। वो यही होता है कि जो मैंने अपने बोर्ड के ऊपर लिखा होगा डिजिटल के ऊपर, वो सारा निकाल के सेव करके आपको दे दूंगी। होगा बिल्कुल यही, जो मैंने व्हाइट पे लिखा है वो आपके ब्लैक डिजिटल के ऊपर होगा, बस ये फर्क होगा सारा मेरा लिखा हुआ है। पर्सनल में कौन से दो कहना चाहे? देखो दोनों है, मैंने कहा कि आपके व्यवहार में भी है और एलिसिटिंग भी है, मास बिहेवियर भी है। आपने किसी से प्रभावित होकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए, पर्सनल हुआ। आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए, एलिसिटिंग इफेक्ट हुआ कि लोग आपके व्यवहार को कॉपी करने लगे। एक वर्ड लिख लेना, जब भी एलिसिटिंग होगा वहां पे मास बिहेवियर होगा।
क्योंकि आप लोगों के लिए रोल मॉडल बने हैं, सारे लोग आपको कॉपी करने लग गए हैं, ठीक है। और जहां पर आपका मॉडलिंग है तो आप एक नया व्यवहार अख्तियार करते हो लोगों को देखकर। तो मॉडलिंग में आप फॉलो कर रहे हैं, एलिसिटिंग में आप एक व्यवहार को फैला देते हैं, मास बिहेवियर को एलिसिट कर देते हैं। ये POI क्यों है 32? अच्छा बेटा, ये जो आपका क्वेश्चन इन्होंने दिया है मेरे को कि मैम कॉग्निटिव एबिलिटी का हाईएस्ट लेवल क्या होगा, उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ब्लूम टेक्सोनॉमी। आपका आंसर बनेगा इवैल्यूएशन, ठीक है। कभी कभी आपको इवैल्यूएशन ऑप्शन ना मिले, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं बना के दूंगी, मैं इवैल्यूएशन नहीं डालूंगी। ब्लूम साहब का काम बहुत बढ़िया है, सुनो, ब्लूम साहब का काम बहुत बढ़िया है, पर ब्लूम के शिष्य ने 2001 में आकर उनके काम को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा हाईएस्ट इवैल्यूएशन नहीं है, ये 5वें नंबर पर आएगा। 6ठे नंबर पर उन्होंने एक नया नाम दे दिया, उसको कहा गया क्रिएशन, कि ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने सबके काम को इवैल्यूएट कर लिया, सबका इवैल्यूएट करके अभी आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में, आपका सेकंड में, आपका थर्ड में, आपका अगले दिन में, इन सबसे मैंने फीडबैक लेके इवैल्यूएट कर लिया कि बेस्ट क्या होगा। फिर जो मैं अपना लिख कर आऊँगी ना, वो क्रिएशन है, क्योंकि मैंने सबका पहले इवैल्यूएट कर लिया। तो इसीलिए आगे चलकर आपका आंसर इवैल्यूएशन है, पर अगर ये क्वेश्चन मैं घुमा दूंगी और को एंडरसन के रिस्पेक्ट में बोलो तो आप कहोगे क्रिएशन होगा, ना कि इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो सारा पढ़ना होगा आपको, ब्लूम टेक्सोनॉमी भी पढ़ेंगे, बाकी काम भी पढ़ेंगे, जो भी मिलते जुलते काम होंगे। तो आप बता दीजिए, कुछ और नहीं पूछना तो मैं क्लास को वाइंड अप करूं। अच्छा, एक फरमाइश आई है नोट्स की। अब ये नोट्स की फरमाइश का एलिसिटिंग इफेक्ट होगा? होगा। इसका इनहिबिटरी नहीं है। जो क्लास कराते हैं उसके बाद अगर आधे घंटे में POI क्यों या फिर किस तरह से क्वेश्चन बना देंगे तो बेहतर है। पहली क्लास है ना आज, अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ में आया, वो तो आप लोग जाके फीडबैक देकर आओगे, फिर सर मुझे फ़ोन करेंगे, हाँ मैडम बच्चे कह रहे थे ठीक है, ठीक है। पर जोर थोड़ा ज़्यादा लग गया बोलने का। बेटा मैं ना थोड़ा सा ध्यान कर लेना आप लोग, बोलूँगी हल्का, मुझे ना बोलने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है मेरी बोलने में, हिलाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो माइक के ही सहारे से पढ़ा पाती हूँ। अब मेरा थोड़ा सा भी जो वोकल कॉर्ड है वो भी हिल गए हैं, आवाज़ मेरी अब डाउन होती जा रही है। तो अब बात करेंगे